गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 हिंदी विषय की प्रथम पाठ्य पुस्तक स्पष्ट भाग 2 का गद्य भाग का पाठ संख्या 3 ततारा वामियों की कथा, जो लीलाधर मंडोई द्वारा लिखित एक आदिम जनजाति की एक कहानी है, उसको पढ़ेंगे। इस कहानी को पढ़ने से पूर्व कुछ बातें उन पर आप ध्यान अवश्य दें। इस वर्ष सीबीएसई ने कक्षा 10th की हिंदी पुस्तक में से कुछ पाठों को हटा लिए गए। वे पाठ हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। उन पाठों के बारे में मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा है, जिसको आपको खोलकर अवश्य देखना है कि कौन कौन से पाठ इस वर्ष हमारे बोर्ड के अंतर्गत आ रहे हैं। तो आइए इन सामान्य बातों के साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे आज का जो विषय है कहानी है ततारा वामियों की कथा। इस कहानी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। यह कहानी प्राचीन काल यानी की एक लोक कथा है। यह भारत के दक्षिणी भाग अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कहानी है। इस कहानी को लीलाधर मंडोई ने बहुत ही बढ़िया तरीके से, रोचक तरीके से लिखने का प्रयास किया और हमें भी इस कहानी के बारे में संदेश देने का प्रयास किया। इस कहानी के अंतर्गत प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति और जनजाति की सभ्यता और संस्कृति को बतलाने का प्रयास किया है। ये कहानी कार निकोबार और लिटिल अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह वर्तमान में जो अलग अलग हैं, उनसे पहले सिर्फ हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते थे, इन पर रहने वाली जनजाति की एक लोक कथा है। ये दोनों द्वीप लगभग वर्तमान में 96 या 93 किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन उससे पूर्व उन दोनों को एक ही माना जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि दोनों द्वीप समूह कैसे अलग बने, वो इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। लीलाधर मंडोई बतलाते हैं कि वहाँ की आदिम जातियों में किस प्रकार से विभक्त हुए, मान दोनों बढ़ गए, वो भी इस कहानी के अंतर्गत बताने का प्रयास किया। इस कहानी का जो मुख्य सार वो बनता है, ये जो लोक कथा है वो प्रेम कथा के आधार पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर एक युगल के प्रेम कथा के बारे में बताने का प्रयास किया है। इस कहानी के अंतर्गत कुछ मुख्य बिंदु हैं, इनके आधार पर इस कहानी पूरी की पूरी निर्भर करती हैं। जैसे कि ततारा एक विलक्षण युवक है, जो आगे देखेंगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उसमें तीक्ष्णता या बुद्धिशील या ताकतवर या किस प्रकार से वह एक साहसी वीर बालक के रूप में था, वो सारी की सारी इस कहानी में पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर देखिए वामियों के दर्शन, वामियों और ततारा के आपसी मिलन किस प्रकार होता है, वो भी इस कहानी के अंदर रोचक तरीके से बताने का प्रयास किया है। उसके साथ साथ कि ततारा का बोलना, क्योंकि ततारा वामियों को देखने से पर मूक दर्शक के रूप में रहता है, तो किस प्रकार से वो उसको एक टक नज़र से देख लेता है। उसके बाद जब वो बोलता है तो उसके साथ में क्या प्रतिक्रिया होती है, वो भी इस कहानी में हम जानने का प्रयास करें। ततारा वामियों का मिलन, फिर कहते हैं पासा की पशु पर्व, जो पासा गाँव है। तो आप जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल के अंतर्गत जब गांवों के अंतर्गत सभ्यता और संस्कृति बचाए रखने के लिए या वहाँ के लोग कुछ ऐसे मेले या उत्सवों का कार्यक्रम करते थे, तो उसी कार्यक्रमों के अंतर्गत पशु मेले का भी एक आयोजन होता था, जहाँ गांव के लोग तथा अन्य गांवों के लोग अपने अपने पशु लेकर आते थे। तो वहाँ पर बेचना और खरीदना और पशुओं के अनेक प्रकार की गतिविधियों या उसके खेल के प्रदर्शन का किया जाता था। तो वो भी कहानी का एक अंश रहेगा कि धरती का फटना, कि धरती किस प्रकार से फट जाती है और उसके अंतर्गत ततारा समाहित हो जाता है। तो देखिए ये सारी बातें इस कहानी के माध्यम से जानने का भी। उसके साथ साथ जो कहानी का अंत होगा वो रूढ़िवादी बातों के अंत के साथ होगा, कि प्राचीन काल में किस प्रकार से ऐसी कुछ बातें बनाई जाती थी जो आपस में मिलन करने थी, तो वो भी इस कहानी के अंदर अंश होगा। तो आइए इस कहानी के सार को जानते हुए इस कहानी को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं।
आइए सबसे पहले हम जानते हैं इस कहानी की कहानीकार लीलाधर मंडलोई, जिनका जीवन परिचय जानने का प्रयास करते हैं। इस कहानी के कहानीकार लीलाधर मंडलोई, जिनका जन्म 1954 या 1954 में हुआ। उनका जन्म जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दिनों प्रचार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का भी कार्यभार संभाल रहे थे। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जीवन या जनजीवन का सजीव चित्रण है, जीता जागता उदाहरण बतलाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। उनका कवि मन व स्रोत हैं, जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया और रिपोर्टराज और आलोचना की ओर प्रवृत्त करता है। अपने रचना कर्म मन लिखने की कला के लिए कई पुरस्कारों से भी उन्हें सम्मानित किया गया। मंडलोई की प्रमुख पुस्तकें घर घर घुमा, रात बिरात, मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी, ये इनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। तो आइए, ये इनका जीवन परिचय था। उनसे आगे हम बढ़ते हैं हमारे पाठ के अंतर्गत कि पाठ की क्या भूमिका है, ये पाठ हमें क्या संदेश देना चाहता है, यानी जो लेखककार है, गद्यकार है, उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें क्या शिक्षा दिलाना चाहते हैं। ये सारी बातें पाठ के प्रवेश के माध्यम से पढ़ते हुए इस कहानी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतनी ज़्यादा किस्से यानी कहानियाँ भी सुनने को मिलती हैं। किस्से जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हो जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं। इतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई न कोई संदेश या सीख मिलती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के ऐसे किस्से मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। ये जो प्रस्तुत पाठ है ततार वामीरो कथा, ये इसी द्वीप की एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष व गहरी जड़ें जमा चुका था। उस विद्वेष माना आपसी मनोभाव को कहा गया है को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा ये यहाँ बयान करी है इस कहानी के माध्यम से। प्रेम सबको जोड़ता है और गणना दूरी बढ़ाती है, इससे बड़ा कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन का बलिदान करता है, समाज उसे केवल याद नहीं रखता बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ भी नहीं जाने देता। तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस प्रेमी जोड़े युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। तो आइए, ये पाठ का मुख्य प्रवेश था। उस प्रवेश के साथ साथ अब हम जानते हैं कि ततार वामीरो की पूरी कथा जो लीलाधर मंडलोई ने हमें इस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया। तो देखिए, प्रारंभिक आदिम जनजाति की कहानी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, जहाँ पर मुख्यतः ये दो भागों में बटे आठ निकोबार और लिटिल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य हुए विवाद को, इस कहानी को बड़े तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिण द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जो जनजाति, जिन्हें सब ट्राइबल कहते हैं, की आदिम संस्कृति के केंद्र है। आदिम यानी प्रारंभिक से कहा जाए। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इसके
अलग अलग होने के एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। सदियों पूर्व माने कई सैकड़ों वर्ष पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ एक सुंदर सा एक गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता करने के लिए वे तत्पर रहता था। उसने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूह से द्वीपवासियों की सेवा करना अपना एक परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित रहा था। सभी उसका आदर करते थे। वक्त और मुसीबत में उसे याद करते और वह भागा वह पहुंच जाता था। दूसरे गांवों में भी पर्व और त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। उसका व्यक्तित्व यानी उसका पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं तो बड़ा ही आकर्षक था ही, साथ ही वह अपनेपन के स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। प्रारंभिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव माने हमेशा एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी, यानी जो उसके पास लकड़ी की जो तलवार थी उसमें बिल्कुल दैवीय शक्ति माना जाता। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके सच्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य था। कहते हैं कि एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तल डूबने को था। उसका मन शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर न्याने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा माने ध्यान को भंग की। चैतन्य यानी चेतना से कहते होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंत उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती शाम के सौंदर्य में बेसुध थी। एक समुद्र की देह पर डूबते आकाश रंगों को निहारते हुए गा रही थी। ये एक श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा, निःशब्द बिना बोले देखता रहा। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले ही वह सामान्य हो पाती उसने अपने कानों में एक गूंजती आकर्षक आवाज़ सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रतापूर्वक उससे कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विचलित हो गई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयम रखकर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण क्या है? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्न का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ। युवती ने कहा, सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। ततारा मानो सम्मोहित था। उसने कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुँच नहीं सकी।
उसने पुनः विनय यानी प्रार्थना की, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। युवती झुंझला उठी, गुस्सा उठी, वह कुछ और सोचने लगी। अंत उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा कि दृढ़ता की हद है, मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। वह कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह से विचलित हुआ हूँ। मुझे देखकर मेरी चेतना यानी मेरा ध्यान लुप्त हो गई थी और मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस इतना नाम बताओ। ततारा ने विवशता से आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, उसके चेहरे पर सच्ची प्रार्थना थी। उत्तर मिला, वाह मी रो। एक रस भरी बोलती आवाज़ उसकी कानों में पहुंची। वामीरो, वाह मी रो, वाह कितना सुंदर नाम, कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने प्रार्थना करते हुए या याचना करते हुए बड़े स्वर में उससे कहा। नहीं, शायद कभी नहीं, वामीरो ने अनन्यतापूर्वक कहा और झपक के से लड़पाती की और बेसुध तरीके से दौड़ती चली गई। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो, मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर आपकी प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट दूंगा, तुम जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती चली गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा, देखता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट सी उसमें थी। एक जल्लाट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियाँ सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वह ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया है, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु वेद, शांत और सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था, यानी दोनों गांवों के बीच में आपसी शादी ब्याह नहीं कर सकते थे। अतः हम उसके भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, यानी उस बात को भूलना ही अच्छा समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा रहा, यानी एक टकी नज़र से या बिना पलक जमाए उसे देखता रहा। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यतीत थे। किसी तरह आँचल रहित एक ठंडा उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसी पहली बार हुआ। वह अचंभित थी, हैरान थी, साथ ही रोमांचित या प्रसन्नचित्त भी थी। दिन ढलने की काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, अगर वामीरो न आई तो। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र के देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई और कुछ और साफ हो गई। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दस्ती दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक यानी रुक गई। दोनों शब्दहीन थे, यानी मूक दर्शक थे, बिना शब्दों के थे, बिना आवाज़ किए खड़े थे। कुछ न था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की ओर दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निचल और शब्दहीन।
दोनों रोज उसी जगह पहुँचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत मन लगातार गहरा रहता। लपाती के कुछ युवकों ने इस मुख प्रेम को भांप लिया। खबर हवा की तरह बह उठी। वामीरो लपाती गांव की थी, ततारा पासा गांव था, यानी दोनों का गांव अलग अलग था। दोनों का संबंध संभव नहीं था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामीरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अड़िग रहे। वे नियमित लपाती के उसी समुद्र किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलती रही। कहते हैं कि कुछ समय बाद पासा गांव में एक पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हस्तपुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी, माने युद्ध और लड़ाई कराई जाती थी। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते और बाद में नृत्य और संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक मन थोड़ा सा भी न लग रहा था। उसकी व्याकुलता आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे ही कोई झांकता दिखा, उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की कोशिश की। वह वामीरो थी जो भयवंश सामने आने से झिझक रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल तरल थी, होठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फुट कर रोने लगी। ततारा विवल हुआ। उसने या उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा की कर्तव्य में मुंड था। वामीरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची और दोनों को देखकर आग बबूला यानी क्रोधित हो उठी। सारे गाँव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इसी बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामीरो की मां क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज़ें उठाने लगे। यह ततारा के लिए एक बहुत असहनीय था। वामीरो अब भी रोई जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर बड़ा ही शोक था, दुख था, वही अपनी असहायता पर भी खींच था, यानी उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह भी अपना आप पर खींच कर रहा था। वामीरो का दुख उसे और गहरा रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास यानी बिना प्रयास के सिखा देते उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध ने उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरफ बढ़ रहा था। लोग सहस उठे। एक सन्नाटा सा खींच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का समन या क्रोध को शांत करने के लिए उसने शक्ति भर में धरती में गोप दिया। तलवार का नुकीला भाग धरती में गोप दिया। जब कोई राह न सूझी तो उसने अपने शांत करने के लिए तलवार का जो नुकीला भाग है उसको गोप दिया। लोग घबरा गए। वह तलवार को अपनी तरह खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खींच गई वहाँ एक बिल्कुल बीच में दरार होने लग गई, मानो धरती के दो टुकड़े बटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी। लकीर की सीध से धरती फटती जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध से काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे थे या डर रहे थे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिंहर उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ पड़ रही थी। ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवंश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे पर धरती को चाहता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में बिल्कुल विभक्त मन बढ़ गया। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामीरो। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह चटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, पकड़ना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की तरह फिसल रहा था।
उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामिरो वामिरो वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था, वो अचेत होने लगा यानी बेहोश होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं आया। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा था जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुँचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामिरो पागल हो उठी, वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुँचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार में वह एक एक विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की किंतु कोई सुराग उसका भी न मिला। लेकिन उसके बाद जो घटना घटी वो बड़ी महत्वपूर्ण हुई। कहते हैं कि आज न ततारा है न वामिरो, किंतु उसकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है यानी मानना है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है जो कार निकोबारियों से आज लगभग 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामिरो की इस त्याग में मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। तो देखिए ये पूरी कहानी थी लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखित गद्य रचना ततारा वामिरो कथा, जो प्राचीन कालीन यानी दक्षिणी भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक जनजातियों की कहानी थी। और उसके साथ साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों अलग किस प्रकार हुए, किस घटना के कारण हुए, वह सारी की सारी कहानी के अंतर्गत बताया गया। धन्यवाद।